बच्चों, हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर स्टार्ट किया था कल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के शॉर्ट फॉर्म में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो सबसे पहला है मीनिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मीनिंग का डिफरेंस देखो कैसे है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, देयर इज चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है, इज टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पर पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स हैज बीन डिसॉल्व्ड, लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो खत्म हुआ है। द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होता है, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बिजनेस कम्स टू एन एंड। द नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ बुक्स। तो बच्चों ऑब्वियस है, जब बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा तो बुक्स भी क्लोज नहीं होंगी। तो पार्टनरशिप के केस में देयर इज नो नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, और फर्म के केस में बिजनेस क्लोज हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज होंगी, इसीलिए इन दिस केस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। Dissolution by court. The court may not issue an order for dissolution of partnership. Dissolution of partnership के लिए कोर्ट नॉर्मली ऑर्डर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। The court may issue an order to for the dissolution of the firm. The next is nature. Dissolution of partnership doesn't mean compulsory dissolution of firm. पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि फर्म भी कंपल्सरली डिसॉल्व होगी, लेकिन फर्म डिसॉल्व होने का मतलब है कि पार्टनरशिप कंपल्सरली है डिसॉल्व होना पार्टनरशिप के लिए। द नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप के पार्टनर्स के जो भी अकाउंट्स है या जो भी सेटलमेंट है अकाउंट्स की वो कैसे होगी। तो जो भी सेटलमेंट है अकाउंट्स की दैट वुड बी डन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने आपको बताया हुआ जो भी क्लोज थे सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल एज अंडर। क्लियर। अब वो क्या है, लॉसेस विल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट। सबसे पहले क्या पेमेंट होगी, लॉसेस की होगी। फिर भी अगर पैसा बचेगा देन आउट ऑफ कैपिटल, एंड आफ्टर दैट इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। अभी हम ये सारा पढ़ेंगे। द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द असेट्स ऑफ द फर्म विल बी यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब पहले फर्म के असेट्स को सेल कर दिया जाएगा। अब असेट को सेल करने से जो भी पैसा मिलेगा उसको पेमेंट कहाँ करनी है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी जहां है वहां कर दो, नहीं, देयर इज अ डिफाइंड ऑर्डर, आपको उसी ऑर्डर में पहले पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो पैसा है दैट वुड बी यूज्ड फॉर पेइंग द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देयर आफ्टर इट वुड बी यूज्ड फॉर पेइंग आउट द अमाउंट ड्यू टू थर्ड पार्टी की जो भी पेमेंट है उसमें यूज होगा। तीसरी बात कि एनी अमाउंट विच इज ड्यू इन एडिशंस टू पार्टनर्स कैपिटल के अलावा, पार्टनर्स की कैपिटल के एडिशन में के अलावा कोई भी पेमेंट अगर ड्यू है तो वो होगी। फिर पार्टनर्स का पैसा दिया जाएगा, और इन सब पैसे देने के बाद पॉइंट 1, 2, 3 और 4 के बाद भी अगर कोई पेमेंट बचती है सो दैट वुड बी यूज्ड, जो भी पेमेंट बच जाती है दैट वुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखी हैं, 2 टर्म्स यूज कर रखी हैं, फर्म्स डेट और पर्सनल डेट। फर्म्स डेट और पर्सनल डेट क्या है बच्चों, फर्म्स डेट मींस जो फर्म की देनदारियां थी, और पर्सनल डेट मींस साझेदार की जो भी पर्सनल अपनी उसकी देनदारियां थी। अब बात यह आती है कि जो फर्म का पैसा है वो फर्म कैसे यूज होगा उसकी डेट के लिए, और जो पार्टनर का पैसा है वो कैसे यूज होगा उसकी डेट के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी क्लॉजेस, जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। वो रूल्स क्या हैं बच्चों की, जो फर्म के असेट्स हैं, पहले आप फर्म के असेट्स को, जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो पहले फर्म के असेट सेल किए जाएंगे। फर्म के असेट जब सेल किए जाएंगे तो उसमें से पहले जो पेमेंट है वो फर्म की डेट की जाएगी। अगर वो पैसा बच गया फर्म की डेट की पेमेंट करने के बाद तो ही उस पैसे को पार्टनर की पर्सनल डेट्स पे करने के लिए यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। इन द सेम मैनर जब पार्टनर के प्राइवेट असेट्स को सेल किया जाएगा तो उससे जो भी पैसा रियलाइज होगा उस पैसे से जो पहले पेमेंट होगी वो पहले किसकी पेमेंट की जाएगी, पार्टनर के जो पर्सनल डेट्स है उसकी।
और उसकी पर्सनल डेट्स की रीपेमेंट के बाद जो पैसा बचेगा उससे फर्म की डेट्स पे की जाएंगी। क्लियर है? अगर नहीं बचेगा तो नहीं पे की जाएंगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बच्चों उस केस में हमें 4 अकाउंट बनाने होते हैं और उनका ऑर्डर भी यही रहेगा जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा कैश और बैंक अकाउंट। और ये जो 4 अकाउंट हैं ये इसी ऑर्डर में बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहली बात, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी बात कि हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हमने रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया कि जब एक फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उसके सारे असेट्स रियलाइज कराए, उसके सारे असेट्स सोल्ड आउट कर दिए, पैसा आ गया हाथ में, उन पैसों से फर्म के लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई। जब फर्म की लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई, फर्म के असेट सेल हो गए, तो उन सब के बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानकारी प्राप्त करने के हेतु हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो अब रियलाइजेशन में मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं। सबसे पहले असेट को रियलाइज कराते हैं और फिर हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी अब हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अब सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जितने भी उस फर्म के असेट्स होंगे उसको हम उसकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देखो ऑल द असेट्स आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट बुक वैल्यूज फॉर विच द फॉलोइंग एंट्री इज पास। तो सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जितने भी असेट्स हैं उस फर्म के, उसको बुक वैल्यू पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। क्लियर? ध्यान से, यानी कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू सन्ड्री असेट्स, और यहाँ पर हम असेट्स के नाम लिखते जाएंगे और साथ में जो उस असेट की जितनी भी वैल्यू है हम वो लिखते जाएंगे। आई बात समझ? अब बात ये आती है कि जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को ट्रांसफर किया उस वक्त क्या क्या पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी कंसीडर्ड। किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? पहला पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे असेट्स ट्रांसफर करेंगे लेकिन हम कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे बच्चों? क्योंकि हम कैश और बैंक का तो अलग से अकाउंट बना रहे हैं। Second, the debit balance of partners capital and current account are not transferred in this account. Again, debit side पे partners के capital balances और current accounts दे रखे होंगे, उसका बैलेंस भी आपको ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फिर से वही बात, इसका तो हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, the next, the balances of fictitious assets such as accumulated losses, deferred revenue expenditure are not transferred to this account. These are transferred directly to partners capital account in the profit sharing ratio. Again, इसका रीजन साथ साथ गिवन है कि जब हम assets को ट्रांसफर करेंगे तो अगर आपको डेबिट साइड में कोई भी फिक्टिशियस assets दे रखे हैं, जैसे कि accumulated losses आपको क्वेश्चन में दे रखा है, deferred revenue expenditure आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जो अगर ऐसा कोई भी फिक्टिशियस एसेट दे रखा है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करोगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द असेट्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यूज। यानी कि अगर किसी भी असेट में उसकी कोई भी प्रोविजन किसी असेट का दे रखा है तो उसको हम सेपरेटली ट्रांसफर करेंगे, लेकिन असेट को हम नेट वैल्यू पे ट्रांसफर ना करके ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, इफ द डेटर्स आर ₹5,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 200। अब डेटर्स कितने के हैं? 5,000 के। प्रोविजन कितने की है? 200 की। तो अब हम 4800 का नेट अमाउंट ट्रांसफर ना करते हुए हम डेटर्स को 5,000 अलग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और 200 का हम अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, देन दीज टू विल बी ट्रांसफर्ड सेपरेटली टू द
रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? ये लायबिलिटी उसमें ट्रांसफर प्रोविजन के केस में जब लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर करेंगे इसको हम तब कंसीडर करेंगे। देखो जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑन सेल ऑफ असेट्स। सबसे पहले आपने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स को ट्रांसफर किया। फिर आपने क्या किया, उन एसेट्स को सेल किया। अब सेल करोगे तो दो केसेस होंगे बच्चों, या तो आपने उस असेट को सेल कर दिया या फिर कोई पार्टनर उस असेट को लेकर के चला गया। तो जब वो असेट सेल होगा तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो अब आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय कैश और बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखोगे असेट रियलाइज्ड। क्लियर? किस असेट से कितना पैसा हुआ फिर उसकी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। क्लियर? लास्ट में मैं अभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगी, आपको वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर असेट सेल कर दिया कैश पे तो ये एंट्री हो गई, लेकिन इफ द असेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय अ पार्टनर तो क्या एंट्री होगी, तब आपकी एंट्री कैश, यहाँ पर कैश की बजाय क्या डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जितना जो भी असेट लेकर गया वो ब्रैकेट में आप असेट का नाम लिखोगे और फाइनल अमाउंट जो है वो बाहर चला जाएगा। तो असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये तो हो गया सारा का सारा असेट का ट्रीटमेंट। अब हम करेंगे लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, अब हम लायबिलिटीज जब ट्रांसफर करेंगे तो हमने ध्यान रखना है सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है और दूसरा बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करनी है। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, फिर जोन सी लायबिलिटी है उसके सामने उसका अमाउंट लिख दोगे। अब बात ये आती है कि लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हुए आपने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो ये है कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो सब कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। नंबर 2, जो भी लायबिलिटीज और प्रोविजंस है उसको सेपरेटली ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिटर्स 3000 के हैं और उसके ऊपर 100 का प्रोविजन है, देन दीज टू प्रोविजंस विल बी ट्रांसफर्ड सेपरेटली टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये पॉइंट हम पहले भी असेट के ट्रांसफर के टाइम पढ़ चुके हैं। फिर अब आपने लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, फिर अब आप लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे। ऐसे ही किया था, पहले असेट को ट्रांसफर किया था, फिर असेट की पेमेंट की थी। असेट से जो पैसा मिला था, असेट को सेल किया था या असेट को पार्टनर ले गया था। सेम ही लायबिलिटी के केस में होगा, या तो लायबिलिटीज की कैश पेमेंट होगी या वो लायबिलिटी पार्टनर ले जाएंगे। सो फॉर कैश पेमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? ऑपोजिट साइड पे एंट्री हो जाएगी। और इफ द लायबिलिटी इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो आपकी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। इसके अलावा जो आपके पास खर्चा बचता है वो है रियलाइजेशन के भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में हो रही है तो क्या एंट्री होगी बच्चों, उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, अगर वो पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, लेकिन अब पेमेंट कैसे हो रही है, कैश में हो रही है, तो आप टू कैश कर दोगे। और अगर वो पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल कर दोगे। अब आपने असेट ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दिए। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए आप क्या करते हो, टोटल करते हो। टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, टोटल करोगे डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन द सेम मैनर अगर ऑपोजिट होता है कि डेबिट साइड का टोटल बढ़ जाता है क्रेडिट से, तो डिफरेंस क्या है, लॉस है, और लॉस भी कैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिक रूल्स क्लियर है आपको। कल हम इनका डिफरेंस करेंगे, रियलाइजेशन, हाउ द रियलाइजेशन अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका जो एक फॉर्मेट है और एक रियलाइजेशन अकाउंट का एग्जाम्पल, कल हम ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे। थैंक यू।